हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है, मैट्रिक के एग्ज़ाम में खास करके साइंस का जो पेपर है वो काफ़ी ही करीब आ गया है। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चनों का वीडियो देखना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाले हैं साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई गेस क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बैंक में सवाल पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को देखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप सभी के मैट्रिक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज की इस वीडियो सीरीज से आ सके। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो अगर आप इस बार 17 फरवरी के एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है निषेचन क्या है और वे कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर यह सवाल आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आसान भाषा में इसे लिख दीजिएगा कि नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। नर अथवा पुरुष, मादा अथवा स्त्री के जो युग्मनज होते हैं वो आपस में मिलते हैं, उसी के साथ एक प्रकार की क्रिया होती है, उसी क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। आइए जान लेते हैं निषेचन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, निषेचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होते हैं उसे हम लोग अंतः निषेचन कहते हैं, दूसरे प्रकार को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। आइए जान लेते हैं अंतः निषेचन के बारे में कि अंतः निषेचन होता क्या है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलती है, उस क्रिया को अंतः निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य तथा सभी जानवर हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग जानेंगे बाह्य निषेचन के बारे में। तो बाह्य निषेचन उसे कहते हैं यानी जब जनन की प्रक्रिया जीव शरीर से बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मछली को देख लीजिए, मछली में जो जनन होती है वो जीव शरीर के बाहर होती है, पानी की सतह पर होती है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 21 में कि अनुवंशिकी क्या है। काफ़ी सिंपल सवाल है, अनुवंशिकी क्या है। ऐसे भी सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान भाषा में से लिख दीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों एवं अनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अनुवंशिकता कहते हैं। उसके बाद में यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना होगा कि अनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है समजात अंग किसे कहते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है। देखिए इसका जो आंसर होगा ये क्वेश्चन के सेम टू सेम जिस प्रकार से, देखिए समजात का मतलब होता है समान जात वाले अंग को समजात अंग कहते हैं, यानी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होते हैं किंतु वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, उसे ही समजात अंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य के जो हाथ होता है और घोड़े के अग्रपाद यानी घोड़े के आगे वाला जो पैर होता है एवं पक्षी के जो पंख होते हैं, ये सभी समजात अंगों के प्रमुख उदाहरणों में से एक हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखने से पहले आप सभी को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सजेटिव क्वेश्चनों का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन का जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन क्विज खेलने के साथ साथ ढेरों सारे पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 23 में कि मेंडल ने किस प्रकार सिद्ध किया था कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को लुप्त नहीं करता है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि मेंडल ने लंबे मटर तथा लंबे एवं बौने पौधे के बीच जब स्वपरागण कर कर F1 पीढ़ी विकसित किए तो सभी पौधे जो थे वो लंबे दिखाई पड़ने लगे, किंतु जैसे ही उन्होंने F2 पौधे के बीच में स्वपरागण करके लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात ज्ञात किए तो वो जो अनुपात था 3:1 F1 पीढ़ी में पाया गया।
इस प्रयोग से यह पता चलता है, यानी इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अप्रभावी गुण में ना ही कोई बदलाव आता है और ना ही ये लुप्त होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 24 में कि हैकल का पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि हैकल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा कि पुनरावर्तन का जो सिद्धांत है वो हैकल महोदय के द्वारा दिया गया था। तो पुनरावर्तन का सिद्धांत होता क्या है, तो हैकल नामक वैज्ञानिक ने पुनरावर्तन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय विकास में अपने जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है, किंतु उसके कुछ पद संक्षिप्त होते हैं और कुछ जो पद होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है लेमार्क का जैव सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पे लेमार्क भी एक वैज्ञानिक का नाम है। तो लेमार्क का जो जैव सिद्धांत है वो क्या होता है, आइए जान लेते हैं। तो लेमार्क जो थे वो फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक थे। तो आप आंसर में लिखेंगे कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क का जैव विकास सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। तो आइए यहाँ पे सभी तथ्यों का नाम जान लेते हैं। पहला जो उनका तथ्य है लेमार्क महोदय का, वह है वातावरण का सीधा प्रभाव। और आप सभी को डैश दे के लिखना होगा कि जीव की संरचना, कायिकी व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम लोग वातावरण का सीधा प्रभाव के नाम से जानते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग, और उसको लिखिए डैश देना होगा। उसके बाद में आप सभी को लिखना होगा कि अंगों के कम या अधिक प्रयोग के कारण शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे अपारजिकता लक्षण भी कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि आनुवंशिक गुण से आप क्या समझते हैं। आइए जान लेते हैं आनुवंशिक गुण जो होता है वो क्या होता है। तो माता पिता के ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में संरचित होते रहते हैं उसे ही आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी गांव समाज में देखे होंगे कि जिसके पिताजी बौने होते हैं अर्थात नाटे होते हैं, ज़्यादातर उनके जो बच्चे होते हैं वो भी छोटे कद वाले होते हैं, नाटे होते हैं। तो उस प्रकार के जो गुण होते हैं उससे ही आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण, जिसे पिता का गुण भी कहते हैं। अगला सवाल है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। आइए जान लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन सर्जरी या पूर्ण योजना DNA तकनीक भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन अथवा जीन का कोई भी खंड निकाल कर दूसरे जीव में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से नए निर्मित जीवों को ट्रांसजेनिक जीव भी कहते हैं। ये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव भी होते हैं। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। तो पिछले वाले वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बता दिए थे कि DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात अम्ल होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल कई बार 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। अतः मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेना आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्रोमोजोम एक समान होते हैं और 23वां जुड़ा जो क्रोमोजोम होता है वो लिंग क्रोमोजोम कहलाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। XY नर में होते हैं और मादा में केवल XX क्रोमोजोम होते हैं। जब नर का X क्रोमोजोम मादा के X क्रोमोजोम से संयोग करता है अर्थात मिलता है तो पुत्री का जन्म होता है, किंतु जब नर का Y क्रोमोजोम मादा के X क्रोमोजोम से संयोग करता है यानी मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि मनुष्य में क्रोमोजोम जो होते हैं, क्रोमोजोम को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ये 23 जुड़ा होते हैं अर्थात 46 होते हैं, जिसमें 22 जुड़ा यानी 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो स्त्री एवं पुरुष में समान होते हैं, जिसे हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। और 23वां जो जुड़ा गुणसूत्र होता है उसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो स्त्री में होता है XX और पुरुष में होता है XY होता है। तो जब जनन क्रिया के दौरान यानी सेक्स क्रिया के दौरान स्त्री का X क्रोमोजोम पुरुष के Y क्रोमोजोम से संयोग करता है तो यहाँ पे पुत्र का जन्म होता है, और स्त्री का X क्रोमोजोम यदि पुरुष के X क्रोमोजोम से संयोग करता है तो ये XX बनता है, जिससे पुत्री का जन्म होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा।
कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आइए इसी प्रकार से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 28 में कि कायिक प्रवर्धन के लाभ बतावें, यानी कायिक प्रवर्धन से कौन कौन से लाभ होते हैं, आइए जान लेते हैं। आप सभी आसानी तरीके से लिख सकते हैं कायिक प्रवर्धन से होने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा ऐसे पौधों की जातियों को कायम रखा जाता है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, उदाहरण के लिए गन्ना, केला, आलू इत्यादि। यानी कायिक प्रवर्धन जो एक विधि है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे पौधे की प्रजातियां हैं जिसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है, यानी वे जनन करके एक जीव से दूसरे जीव पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन के द्वारा वैसे पौधों की जातियों को आगे आने वाले समय तक के लिए कायम रखा जाता है। वैसे यहाँ पे जैसे पौधे में से हो गया, ये गन्ना को देख लीजिए, गन्ना में जनन करने की क्षमता नहीं होती है। केला को देख लीजिए, आलू को देख लीजिए, इन सभी ऐसे पौधे हैं जिसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। इसके बावजूद भी कायिक प्रवर्धन की विधि के द्वारा इसे कायम रखा जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में देख लीजिए कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा कम समय में पौधे तैयार हो जाते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा सामान्य जीन संरचना वाले पौधे उगाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा पौधों की जो शुद्धता होती है वो हमेशा कायम रहती है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में परिवहन क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी मनुष्य में परिवहन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो हालांकि आप यहाँ पे चाहेंगे तो फिगर के माध्यम से आप सभी को आसानी तरीके से समझ में आ सकता है। आइए पहला इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, मनुष्य में जो परिवहन होता है वो मुख्यतः खास करके रक्त अर्थात खून के माध्यम से होता है। शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय के दाया आलिंद में आती है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि मनुष्य में जो परिवहन होता है वो खास करके रक्त के द्वारा होता है, यानी खून के द्वारा होता है। अब शरीर में क्या होता है कि शरीर के सभी भागों में जितने भी अशुद्ध रक्त होते हैं वो सभी अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय के दाया आलिंद में आती है, और पुनः दाया आलिंद से अशुद्ध रक्त द्विदली कपाट के द्वारा दाया निलय में चला जाता है। दाया निलय से अशुद्ध रक्त फुसफुसीय धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़े में आता है, और वहाँ शुद्ध होने के तुरंत बाद फुसफुसीय शिरा द्वारा बाया आलिंद में चला जाता है, और शुद्ध रक्त यहाँ पे क्या हो जाता है, बाया आलिंद में आ जाता है, और पुनः बाया आलिंद से बाया निलय में चला जाता है, जो महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुँचा दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य में आवश्यक पदार्थों का परिवहन होते रहता है। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम में एक सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, वेशनों की संख्या कितनी होती है। तो ये 4 होती है, जिसमें हम लोग बाया आलिंद और बाया निलय के नाम से जानते हैं, दाया आलिंद और दाया निलय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि एक प्रयोग द्वारा दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर में पूछे गए थे, अतः ऐसे सवालों को याद करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए जान लेते हैं प्रयोग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इसे हम लोग प्रयोग के द्वारा कैसे बता सकते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इसी प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए गमले में लगा एक मंडहीन पौधा लेते हैं, जिसके एक पत्ती के बीच में क्लिप की सहायता से काला कागज लगा देते हैं। अब गमले को कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। तत्पश्चात यानी तुरंत उसके बाद एक पत्ती को सावधानीपूर्वक काट लेते हैं और उस पर लगे काला कागज को हटा देते हैं, और परीक्षण करने के लिए पत्ती को आयोडीन अर्थात नमक के घोल में डालते हैं। तो हम पाते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लगाया गया था उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हुई। और जिस भाग पर काला कागज नहीं लगाया गया था उसका रंग गाढ़ा नीला हो गया है। अतः इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आइए आसान भाषा में जान लेते हैं कि देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का जो प्रकाश है वो आवश्यक होता है। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो गमले में लगा एक मंडहीन इस प्रकार से पौधा लेते हैं, जिसके एक पत्ती में क्लिप की सहायता से काला कागज लगा देते हैं और उसे कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश में हम लोग छोड़ देते हैं।
तत्पश्चात यानी तुरंत उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पत्ती को जिसमें काला कागज लगाया गया था इसे काट लेते हैं। इसके साथ साथ एक अन्य पत्ती को भी हम लोग काट लेते हैं और उसको परीक्षण करने के लिए इसे क्या करते हैं हम लोग कार्बन के बने आयोडाइड यानी आयोडीन के घोल में डालते हैं। तो हमको मालूम चलता है, हमें पता चलता है कि जिस भाग पर काला कागज लगाया गया था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण उसके रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हुई है। और जिस भाग पर काला कागज नहीं लगाया गया था उसका रंग गाढ़ा नीला हो गया है, यानी प्रकाश की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई। अतः इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश काफ़ी ही आवश्यक है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देख लीजिए। क्वेश्चन 31 एक ऐसा सवाल है, उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट सभी जानते होंगे ये सवाल क्या पूछा गया है। यौन रोग या लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होता है। आपके मार्केट में हर एक बहुत सारे दीवार पे लिखे रहते हैं यौन रोग मिले सोमवार को, इस प्रकार से डॉक्टर राज का जो प्रचार है, एडवर्टाइजर है, वो सभी जगह देखने को मिलता है। तो आइए जान लेते हैं यौन रोग ये होता क्या है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि वैसे रोग जो जनन अंगों की कुसंक्रियता, संक्रमण तथा अनैतिक यौन संबंधों से फैलता है उसे ही यौन रोग कहते हैं। लैंगिक जन संचारित रोग भी इसे कहते हैं। उदाहरण के लिए गोनोरिया को देख लीजिए, सिफिलिस को देख लीजिए, एड्स जो है, ये सभी यौन रोग के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। यहाँ पे एक दो चीज़ आप सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए यौन जो रोग होता है तो ये जो होता है जनन अंगों की कुसंक्रियता। जनन अंग कौन से है आप सभी को मालूम होगा कि स्त्री में जनन अंग कौन से होते हैं, पुरुष में जनन अंग कौन से होते हैं। तो ये जो मनुष्य तथा स्त्री एवं पुरुष के जो जनन अंग होते हैं इसकी कुसंक्रियता एवं अनैतिक यौन संबंधों के कारण ही इस प्रकार की बीमारी फैलती है। और ऐसे रोगों को हम लोग यौन रोग या जनन संचारित रोग भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जान लीजिए गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये सभी जो रोग है ये यौन रोग के प्रमुख उदाहरणों में से एक हैं। अगला सवाल है, माँ के शरीर में गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किस प्रकार होता है। यानी माँ के शरीर में कोई भी ऐसा औरत है जो गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है उसका जो पोषण की जो क्रिया होती है, पोषण खाने पीने रहने का जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, यही आप सभी को बताना होगा। आसान भाषा में जान लीजिए कि गर्भावस्था में भ्रूण को अर्थात बच्चे को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। यानी माँ से निकलने वाली जो रक्त होती है उसी खून के द्वारा माँ के गर्भावस्था के अंदर जो बच्चे का पालन पोषण होता है वो रक्त के द्वारा होता है। भ्रूणीय नाल रज्जु द्वारा माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है जिससे पोषक तत्व और उससे ऑक्सीजन भ्रूण में पहुँचता रहता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि माँ के शरीर में गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला सवाल आइए जान लेते हैं, एड्स रोग क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट का इंतजार होगा कि एड्स रोग क्या है, अगर मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए तो कैसे लिखेंगे। तो आज जान ही लीजिए कि एड्स का जो पूरा नाम होता है वो एक्वायर्ड इम्यून इनडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो HIV जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसमें रोगी की प्रतिरोधी तंत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं तथा व्यक्ति तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। यह जो रोग है वो संक्रमित दूध, संक्रमित रक्त, संक्रमित आंसू एवं अनैतिक यौन संबंधों से, देखिए यहाँ पे जो सेक्स रोग जो होता है ना, अनैतिक यौन, इससे भी एड्स फैलता है। तो यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम में 2-3 सवाल बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यून इनडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। उसके बाद में यहाँ पे जो वायरस का नाम है वो HIV है। तो बहुत बार पूछा गया था कि HIV वायरस का नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा H से होता है ह्यूमन इनडिफिशियंसी वायरस होता है जिससे एड्स रोग होता है। अगला सवाल है, जनन हार्मोन के क्या कार्य हैं। यानी जनन कराने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं उसके कौन कौन से कार्य हैं। आइए जान लेते हैं जनन हार्मोन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा, यह मादा की अंडाणु और नर के शुक्राणु को नियंत्रित करता है। यानी जनन जो हार्मोन होता है वो मादा के अंडाणु यानी स्त्री में जो अंडाणु होता है जिससे अंडा का निर्माण होता है उसके तथा शुक्राणु का जो निर्माण होता है जिससे जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है और स्त्री में अंडाणु का निर्माण होता है, ये दोनों को क्या करता है, नियंत्रण में रखता है, अपना नियंत्रित में रखता है। उसके बाद में लिखना होगा कि यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्प्रेरित करता है। अगला सवाल, जनन स्वास्थ्य क्या है।
तो वे शारीरिक एवं मानसिक दशाएं जो सम्मिलित रूप से नर अथवा मादा की जनन क्षमता को प्रभावित करती है उसे ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि क्या आप कुछ कारण सोच के बता सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जटिल रचना वाले जीव पुनर्उद्भवन द्वारा जीव संतति उत्पन्न नहीं करते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि पुनर्उद्भवन केवल विशिष्ट कोशिका द्वारा संभव होते हैं। जटिल संरचना वाले जीव में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो अलग अलग कार्यों के लिए विभाजित होकर अलग अलग अंगों के निर्माण करते हैं। अतः जटिल संरचना वाले जीव में पुनर्उद्भवन द्वारा नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं होती है। अगला सवाल है परिवार कल्याण या परिवार नियोजन क्या होता है। आइए जान लेते हैं परिवार कल्याण या परिवार नियोजन क्या होता है। तो दोस्तों प्रकृति अथवा प्रकृति उपयोगों द्वारा विकास, समृद्धि एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से परिवार के आकार को सीमित करना परिवार कल्याण कहलाता है। परिवार नियोजन का ही नाम बदलकर परिवार कल्याण का ही नाम बदलकर परिवार नियोजन भी रख दिया गया है। अगला सवाल है डीएनए प्रकृति प्रजनन में क्या क्या महत्व होता है। तो आइए जान लेते हैं डीएनए प्रकृति प्रजनन में जो महत्व होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। आइए जान लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि डीएनए प्रकृति बनाने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं से ही जैव का विकास होता है। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 2 में लिखना होगा कि डीएनए प्रकृति बनाने में कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन करने के लिए काफ़ी ही आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि हालांकि ये जो वीडियो बन चुका है ये पूरे 20 मिनट का वीडियो बन चुका है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉन्ग वीडियो को नहीं देख पाते हैं। इसी कारण मैं इस वीडियो को लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।